नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 20 जनवरी बीजेपी के इतिहास में एक अहम तारीख बनने जा रही है, क्योंकि इसी दिन सामने आएगा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम। मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इस दौड़ में सबसे आगे हैं और उनका निर्विरोध चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को मिलेगा अब तक का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेपी नड्डा के लंबे और सफल कार्यकाल के बाद ये बदलाव महज कुर्सी का नहीं बल्कि रणनीति का संकेत है। एक ऐसा संकेत जो संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने और आरएसएस से गहरे जुड़े एक संगठन मैन को आगे लाने की सोच को दर्शाता है। खासकर तब जब 2026 में बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2029 का लोकसभा महासंग्राम भी दूर नहीं है। ऐसे में चुनौतियां भी कम नहीं होगी। क्या नितिन नबीन की युवा ऊर्जा और जमीनी अनुभव संगठन को नई ताकत देगा? क्या ये सामाजिक संतुलन और संगठन विस्तार की तैयारी का संकेत है, या फिर आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई बीजेपी की मास्टर स्ट्रेटजी है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मदन प्रजापत जी। स्वागत है मदन जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ आर तिवारी जी है। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ है। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। शुरुआत मदन प्रजापत जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि बात हम बीजेपी की कर रहे हैं। लंबे वक्त के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन बीजेपी को मिलता है और उसके बाद अब वो 20 तारीख वो दिन है जिसका इंतजार था जब अध्यक्ष यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन माना ही जा रहा है मदन जी कि निर्विरोध ही चयन होगा नितिन नबीन का। इस बदलाव को, इस बड़ी जिम्मेदारी को कैसे देखा जाए, या फिर कोई सामने आ सकता है? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उन सबसे भिन्न पार्टी है। ये किसी व्यक्ति विशेष और परिवारवाद से चलने वाली पार्टी नहीं है। या अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी कब कौन से दायित्व के ऊपर होगा, इससे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूं इस देश की राजनीति में नहीं हो सकता कि सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन जी का चयन होगा। हमारी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया होता है, पहले मंडल के चुनाव होते हैं, फिर जिले के चुनाव के जिला अध्यक्ष बनता है, फिर प्रदेश के चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष बनता है और प्रदेश अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। हम वो सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके एक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस देश के अंदर परिवारवाद से ही पार्टियां चलती हैं। आप चाहे शिवसेना देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव आगे, आरजेडी देख लीजिए, लालू यादव थे, तेजस्वी यादव जी आगे। तो जितनी भी पारिवारिक से चलने वाली पार्टियां या कोई भी व्यक्ति कब पहले कौन अध्यक्ष था, अब कौन है। और जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, आप उसका भी इतिहास उठा के देखिएगा। 1930 के अंदर मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 1952 के अंदर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जब आजादी के 25वां वर्ष मना रहे थे तब इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी। 50वां मना रहे थे जब राजीव गांधी अध्यक्ष थे, फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष थे और फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है बाकी पार्टियां। सच्चे मायने में लोकतंत्र की अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतंत्र का कोई सम्मान करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आपने उदाहरण के में सामने कांग्रेस को लिया है, क्योंकि कांग्रेस ही एक मजबूत पार्टी रही है जिसने केंद्र में राज किया, देश में राज किया है और काफी लंबे वक्त सत्ता में। लेकिन आर तिवारी जी, हम बात बीजेपी के नवीन कप्तान की कर रहे हैं। युवा हाथों में कमान जाती है, क्योंकि देखिए है तो एक तरह से चुनाव, लेकिन माना जा रहा है कि निर्विरोध ही ये चुनाव होगा और ये कमान जो संभाले हुए हैं, जिस जिम्मेदारी को नितिन नबीन वो आगे लेकर जाएंगे। और आने वाले साल आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि युवा हाथों में कमान ज्यादा जोश के साथ काम होगा इस पार्टी में और मजबूती के साथ, या फिर अनुभव की कमी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकती है? श्वेता, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी मिसकाल पार्टी है, ये खुद ही कहते हैं सारे नेता, उस मिसकाल पार्टी के मिसकाल एक्सीडेंटल जो अध्यक्ष बन रहे हैं नवीन जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे, वो तो चुन लिए गए हैं। एक्सीडेंटल अध्यक्ष कैसे? क्या मैं कह रहा हूं
एक्सीडेंटल मदन अध्यक्ष कैसे? प्रजापति जी कह रहे थे हमारे यहाँ मंडल के चुनाव होते हैं, हमारे शहर के चुनाव होते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ राजस्थान, मैं कह रहा हूँ, अब आप देखो मेरी बात सुनो, मैं आप बोल रहे थे, ठीक है, अभी उनको बोलने दीजिए। मदन जी आप जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मदन राठौड़ जी के खिलाफ किसी ने चुनाव लड़ा था कि तो नाम बता दो। जेपी नड्डा के खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन किया था तो नाम बता दो। मैं कह रहा हूं चुनाव हुआ, देश में मोदी है तो मुमकिन है। आज मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नशे में इतना हो गई है कि अकेले नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची बन गए। इनका संगठन कहीं नहीं है। ये चाहे तो भजनलाल जी को बना दो मुख्यमंत्री। कहीं कोई चुनाव हुआ था कि भजनलाल जी का विधायक दल के नेता का लेने के लिए आए थे ना रायशुमारी, भजनलाल जी के लिए एक पर्ची निकाल दी। मोहनलाल जी को बना दो, भजनलाल जी को बना दो। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये मेरा आरोप है। वहां चुना जाता है, जो नरेंद्र भाई मोदी कह देंगे वो चुना जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्य का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। फिर भी इन्हीं की है। मैं कह रहा हूं नवीन भाई जो बिहार से ले गए, आपसे कह रहा हूं मैं, और दर्शक जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं नवीन जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के इन 11 साल में कभी नाम सुना था क्या? अचानक आप पिक करके लाते और आपको कह दिया जाता आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब खुद प्रधानमंत्री जी उनके नॉमिनेशन भरेंगे, जब राजनाथ सिंह जी भरेंगे, जब अमित शाह जी भरेंगे, तो नॉमिनेशन दूसरा होगा कहां? ये तानाशाही है, हिटलरशाही है, और अपने आप को लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपासक। हमारे कांग्रेस पे तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन एक सवाल का जवाब तिवारी जी, आपसे सवाल है। हाँ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। चलिए ठीक है। लेकिन तिवारी जी एक सवाल है, जो आपने कहा कि 11 साल में नितिन नवीन का नाम कहीं नहीं था, अचानक से उठा के लाया जाता है। तो एक तरह से तो अच्छा है कि जिनके नाम और जो दौड़ में आगे रहेंगे, नहीं तो मौके तो हमेशा उनको मिलेंगे। यहाँ तो मौके ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो कहीं पीछे से काम कर रहे हैं लेकिन निकल के सामने आ रहे हैं। ये गलत है क्या? काम करता उसको इनाम मिलना चाहिए ना। तो आप मदन प्रजापति, राजेंद्र राठौड़ आज क्या सोच रहे होंगे? उन जैसा आदमी कद्दावर नेता को आपने क्या कर रखा है, जिन्होंने पूरा जिंदगी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के उन समर्पित कार्यकर्ताओं के ये गाल पे तमाचा है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बूंद बूंद करके सींचा, आज उनको कहीं नहीं पूछा जा रहा। कांग्रेस में कैसा है? पूरे देश में। अरे हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हो। कांग्रेस में मेहनत वाले हमारे ऊपर तो आरोप है कि हम गांधीवादी परिवार के मना नहीं करते, लेकिन जहां आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है वह आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। ठीक है, चलिए वहां बीजेपी में तानाशाही हो रही है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस में हर मेहनत करने वाले को फल मिल रहा है? कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक बताइए आप। आज हमारे राजस्थान के नहीं, हमारे देश के जो खड़के साहब हैं, दलित वर्ग से आते हैं, चुनाव लड़ करके हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि गांधी परिवार जिनका चयन कर देता वो बन जाते हैं। शशि थरूर को हरा के आए कि नहीं? मैं कह रहा हूं नवीन भाई भी चुनाव लड़ करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले योगेंद्र गुप्ता जी, ठीक है तिवारी जी, तिवारी जी आपने इत्मीनान से अपनी बात रखी। योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। मैं जवाब लूंगी मदन जी आपसे, पहले मैं योगेंद्र जी से मेरा सवाल है। योगेंद्र जी अब देखिए, ये सवाल कि बीजेपी के नवीन सरताज होंगे, कल नामांकन भरेंगे, 20 तारीख को तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन मजबूती के साथ अध्यक्ष के तौर पर कमान बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी की संभालेगा। कैसे देखते हैं इस नाम को, इस जिम्मेदारी को? कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, माना ये जा रहा है कि निर्विरोध चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ 2026 की बात कर ले, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे बेहद अहम राज्य जिसमें चुनाव होने, विधानसभा के, आगामी लोकसभा चुनाव, बहुत सारी ऐसी बड़ी चुनौतियां भी इनके सामने रहने वाली हैं। क्या ये फुल प्रूफ प्लानिंग स्ट्रैटेजी के तहत ही बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस नाम को भी वैसे ही देखा जाए? देखो श्वेता, भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से चल रही है जी। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये चल रहा है कि नवीन जो लेकर आए हैं, नए अध्यक्ष को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चुना जाना निश्चित है उनका, तो एक वो जनता मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में एक निचली पंक्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर नवाजा जा सकता है। वो नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं जो चाय बेचते थे, वो नवीन भी हो सकते हैं जिनको कोई जानता नहीं था। बिल्कुल सही कहा अभी तिवारी जी ने कि नवीन जी को कौन जानता था उसके पहले। अगर मंडल स्तर तक पूछा जाए तो शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है कि हमारे यहाँ निचली पंक्ति से उठाकर किसी को भी हम सरताज पर बिठा सकते हैं। दूसरा जो मैसेज जा रहा है, चूंकि युवाओं का जमाना है, तो नवीन महाजन को ये जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी नवीन जी को कि भाई जो युवा वर्ग है
क्योंकि आप देख रहे हैं कि विभिन्न कंट्रीज में जो युवा वर्ग है उसमें असंतोष लगातार फैलता जा रहा है, जिसे जेन जी भी कहा जाता है। तो युवाओं में जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, युवा में जो भी इच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की कि वो 1 लाख ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उनको राजनीति में लेकर आएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ना, और जो युवा वर्ग है पार्टी के अंदर उसको मैसेज देना कि जो नए अध्यक्ष आ रहे हैं युवा हैं, तो युवाओं को आगे पार्टी में बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, ये मैसेज साफ साफ दिया जा रहा है। अब दूसरा जो आपने कहा है कि क्या ये जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि आज निगम चुनाव हो, पंचायत को चुनाव हो, पार्षद को चुनाव हो, चाहे MP MLA का चुनाव हो, अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के ही लड़ता है। तो यहां 2 काम होंगे, संगठन के निर्माण में नरेंद्र मोदी अमित शाह के मार्गदर्शन में नवीन अपना एक संगठन बनाएंगे, लेकिन जहां तक चुनाव स्ट्रेटेजी का सवाल है, चुनाव लड़ने का सवाल है, चुनाव में सफलता का सवाल है, तो उसका सेहरा, उसकी प्रणाली अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। नड्डा के जो शासनकाल में भी यही हुआ और इनके काल में भी यही होने वाला है। बिल्कुल योगेंद्र जी, और ये मदन जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ मदन जी, उस वक्त मैंने आपको रोका था, आप जवाब देना चाह रहे थे तिवारी जी की बात। तिवारी जी को मैंने बहुत शांति से सुना है, आशा करता हूं कि मैं उनका सम्मान करता हूं, तो वो भी मुझे शांति से सुने, जो भी मेरी आपत्तियां वो लिख के दर्ज करे, क्योंकि तिवारी जी से बीच में बोलने का ज़्यादा डर लगता है, सुनते नहीं है, कांग्रेस की समस्या है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा जोश के साथ में अनुभव को साथ लेकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करती है। युवाओं का जोश भी है और जो अनुभवी व्यक्ति है उनका भी पूरा योगदान लेती है। ये कांग्रेस में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है, अभी कह रहे थे ना युवा युवा युवा, चुनाव लड़ा सचिन पायलट के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी बने, क्या बोला, घिसड़ाई रगड़ाई, कोरोना वायरस, गद्दार, ये कांग्रेस की परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी क्या है, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, सुनो सुनो सुनो, अभी और बता रहा हूँ, अभी तो चालू हुआ हूं मैं तिवारी जी, अभी तो बोल रहा हूँ ना मैं, आपके यहाँ ढूंढ नहीं सकते ना, क्योंकि एक राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं है। क्या कहा था गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी थी, कि जब मैं जाता हूं तो राहुल गांधी कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे। क्या बोला था अश्विनी कुमार ने, सुनील जाखड़ ने, हार्दिक पटेल ने, कपिल सिब्बल ने, अनिल एंटोनी ने, मिलिंद देवड़ा ने, अशोक चांदना ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, क्या बोला था, ये युवा जोश था ना, युवा नेतृत्व। मैं फिर कहता हूं, फिर मेरे को बताइए, अखिलेश ठाकरे का क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ, जतिन प्रसाद का क्या हुआ, सुमित देव का क्या हुआ, RPN का क्या हुआ, सुनील जाखड़ का क्या हुआ, ये युवाओं का है। युवा जैसे ही आगे आने लगता है तो ये बिल्कुल लात मार के बाहर निकाल देते हैं। और अनुभव की बात करो ना तिवारी जी, अनुभव का और बताता हूं आपको, अनुभव और बताता हूं। सीताराम केसरी याद है क्या, अरे तिवारी जी सीताराम केसरी याद है क्या, धोती खोल के और खंडों पे उठा के बाहर फेंका था सीताराम केसरी को। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस का आईना है। आप ये कह रहे हैं कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जाती कांग्रेस में? युवा और बुजुर्ग किसी को तरजीह नहीं दी जाती, सिर्फ एक परिवार को दी जाती है, एक परिवार। मैं तो 2 उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो 2 उदाहरण दे रहा हूँ तिवारी जी, सुनिए, इन 2 उदाहरणों का जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 उदाहरण का जवाब। नहीं सुनिए तिवारी जी, 2 उदाहरण का जवाब। पहला उदाहरण राजस्थान का, सचिन पायलट का, क्या किया आपने 5 साल तक सड़कों के ऊपर घूमा, क्या किया आपने, गद्दार, रगड़ाई, कोरोना वायरस, ये सचिन पायलट ही था ना। दूसरा जवाब दीजिए, अखिलेश ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, RPN, अश्विनी कुमार, ये कहां गए, हार्दिक पटेल, ये आए थे ना युवा जोश, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को खतरा था इसलिए। और फिर आप बुजुर्गों की बात करते ना, मैं बुजुर्गों की बात करता हूं, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और अध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा जो अध्यक्ष बने उनकी मदन जी एक सेकंड, आपने नहीं सुनिए मेरी बात, परिवार के अलावा इतिहास में आप जा रहे हैं, लेकिन बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि सब छोड़ के पार्टी और आ रहे हैं बीजेपी में, तो फिर मालवीय क्यों वापस आए कांग्रेस में? देखिए ये महेंद्रजीत मालवीय क्यों वापस आए कांग्रेस में? मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने लोग आए, उसमें से तो ये तो स्वेच्छा अपनी बात है, अपनी बात, अपनी मर्जी हो सकती है, अपनी मर्जी हो सकती है ना। लेकिन मैं तो ये पूछता हूं, छोड़ के क्यों गए? जो आज जो युवा थे, अल्पेश ठाकरे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सचिन पायलट, इन युवाओं का क्या किया कांग्रेस ने, आप खुद जानते हैं ना। और अनुभवी व्यक्तियों का, जिन्होंने बुजुर्गों के, क्या हुआ कपिल सिब्बल का, क्या हुआ गुलाम नबी आजाद का, चलिए ठीक है, आप तो बीजेपी की बात कर, देखिए कांग्रेस को तो देखिए, आपको लगता है कि कांग्रेस आज भी मजबूत है कि इस पर इतनी बात कर ली जाए? मदन जी आपको लगता है कांग्रेस आज इतनी मजबूत है कि इतनी बात की जाए उस पर? चलिए तिवारी जी इस पर जवाब दे दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ मैं ले रही हूँ सवाल आपसे। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसकाल पार्टी जो आंतरिक लोकतंत्र का दम भरती थी,
बीजेपी के अलावा तमाम राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल जो है वो तो है अपने परिवारवाद से। इनके यहाँ संतानें नहीं है तो इनका परिवार चलेगा कहाँ? गर्व से जिनके परिवार का इतिहास बड़ा था उनको आज भी जनता ने चुनाव लड़ा करके जीते। ये राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष रहे, उनके बेटे अध्यक्ष नहीं बने कभी भी। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास बताओ, अध्यक्ष नहीं बने। लालकृष्ण आडवाणी जी अध्यक्ष रहे, कभी अध्यक्ष नहीं बने बेटे। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, 1930 में मोतीलाल नेहरू, 1952 में जवाहरलाल नेहरू, चलिए अब इतिहास में सुनिए मदन जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मदन जी, राहुल गांधी, कब तक इतिहास पर बात करते हैं? कब तक इतिहास पर बात करते हैं? मौजूदा स्थिति की बात करते हैं ना सर, मौजूदा और भविष्य के मद्देनजर बात करते हैं, वरना तो हर बार हम बात इतिहास पर ही करते रह जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रह जाएंगे। अच्छी बात है, इसलिए तो बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी मौका दे रही है। ठीक है मदन जी, ठीक है, अगर परिवार बालक के अलावा किसी को युवा, चलिए ठीक है मदन जी, ठीक है। योगेंद्र गुप्ता जी, अब देखिए, अब परिवारवाद हो, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए, लेकिन बेहद अहम है जब बीजेपी की बात हो, सत्ता में है, कितने सारे राज्य देश भर के जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री है, सत्ता में बहुत मजबूती के साथ, और ऐसे में जब उसके अध्यक्ष का चुनाव हो, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो एक चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में जब नितिन नवीन की बात की जा रही है, और ये एक सवाल अभी उठाया यहां से तिवारी जी ने कहा कि कहीं 11 साल तक जिसका नाम नहीं अचानक से लाया जाता है, इसके भी तो दो पहलू हैं कि जो चर्चाओं में हो, जो बड़े नाम है, उनको तो जिम्मेदारी दी जाती है, तो अगर यही तय हो जाएगा तो पीछे वाला तो पीछे ही रह जाएगा, कैसे मौके मिलेंगे? और फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि एक्सपीरियंस नहीं है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये दिक्कत या बड़ी चुनौती हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। और एक्सपीरियंस दूसरी तरफ देखा जाता है, एक्सपीरियंस तो काम, अब जब मौका देंगे, काम करेगा सामने वाला तभी आएगा। फिर इस लिहाज से अगर हम चाहे राजस्थान या दूसरे राज्यों के सीएम की बात करें जिन्हें पहली बार मौका मिला हो, या फिर हम नितिन नवीन की बात कर ले। नहीं देखो श्वेता, जहां तक सवाल अनुभव का है, तो जैसे मैंने पहले कहा है कि जो नितिन नवीन है उनको मोदी और अमित शाह की सरपरस्ती में काम करना है, उनके पास स्वतंत्र फैसले लेने का बहुत बड़ा अधिकार उनके पास भी नहीं होगा। अगर निष्पक्ष रूप से आप कहें तो क्या सिर्फ ये चेहरा है? क्या ये सिर्फ चेहरा रहेंगे बीजेपी के? नहीं, देखिए मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, जहां तक चेहरे का सवाल है, ईमानदारी की बात यही है कि नितिन नवीन फिलहाल एक चेहरा ही होंगे। सारे स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे मोदी बनाएंगे, अमित शाह बनाएंगे, चुनाव के जो जितने चुनावी सभाएं होंगी वहां पर ये जाएंगे, रणनीति ये बनाएंगे। इनके पास सिर्फ एक काम होगा कि इनकी सरपरस्ती में इनको तैयार करके के संगठन को आगे ले जाना। अब जहां तक सवाल कांग्रेस का सवाल है, जो बार बार लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस ने जो करनी की उसको भुगता है, लेकिन आज की तारीख में मदन ये बता सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि नितिन नवीन के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा के विरुद्ध कोई वहां पर पर्चा भर सकता है? वो नहीं भर सकता। अब प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ वही हो रहा है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल का सवाल का जवाब मैं लूंगी। मैं योगेंद्र जी पहले आपसे सवाल ले चाहूंगी। ये पूरी हम बात करें प्रक्रिया, एक तरफ चुनाव की, दूसरी तरफ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, खुद प्रस्तावक पीएम मोदी बने हुए हैं, कल नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नवीन, लेकिन क्या ये मास्टर स्ट्रेटजी है बीजेपी की या फिर चुनावी मजबूरी के तहत लिया गया फैसला? नहीं, बिल्कुल दो स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। नंबर एक, शीर्ष नेतृत्व पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी जिस पार्टी को जिस तरीके से, जिस दिशा में, जिस व्यक्ति को जैसे चाहे ले जाना चाहते हैं, 100% पार्टी वैसे ही चलेगी। दूसरा, पार्टी साफ साफ संदेश दे रही है कि निचले व्यक्ति को ऊपर लाया जा सकता है, आप मेहनत करिए, काम करिए, अगर हमें लगेगा किसी को भी दे सकते हैं, हाँ, तो हम किसी को मौका दे सकते हैं। ठीक है मदन जी। देखिए, मैं योगेंद्र जी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पे जो कोर कमेटी होती है वो निर्णय करती है और उसी के निर्णय के आधार पर कार्य होते हैं। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं कि अध्यक्ष व्यक्तिगत निर्णय ले, हमारी जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेते हैं। हम जीत के भी सामूहिक श्रेय लेते हैं और हार का भी सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि अनुभव की बात कर रहे हैं, देखिए जब तक नए लोगों को आप लेके नहीं आएंगे तो पार्टी के अंदर नए लोग आएंगे तो पार्टी के अंदर ऊर्जा का संचार होगा। वो जो नई टेक्नोलॉजी आज के समय की, वो टेक्नोलॉजी आएगी, नए लोगों को जुड़ा होगा। और एक चीज का जो मैसेज आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। आज आप देखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो चुनौती दे रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री भी चुनौती देते हैं, मेरे मुख्यमंत्री भी चुनौती दे रहे हैं, मैं भी चुनौती दे रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के प्रवक्ता, 2 साल वर्सेस 5 साल कर लीजिए। इनके राज के अंदर पेपर लीक होते थे, आज भजनलाल जी के राज के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं होता है। इनके राज के अंदर सरेआम गोलियां चलती थी, आज भजनलाल जी की सरकार में कोई गोलियां नहीं चलती। इनके राज में
बजरी माफिया पनपे थे, आज भजन लाल जी की सरकार के अंदर नहीं है। इनके राज के टाइम चलिए ठीक है, अटकाने भटकाने चलिए ठीक है, लटकाने का एक काम मिनट। होता था। आज ठीक युवाओं है, को मदन 1 लाख जी, युवाओं को नौकरी दे दी, मदन जी, 1,44,000 प्रक्रिया तिवारी जी, मैं आपसे और सवाल 1 ले लाख रही हूँ। युवाओं का कैलेंडर ठीक है, जारी हो गया। ये चलिए, भजन लाल जी की चलिए सरकार ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। आप जो 2 साल की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट मैं इस पर चाहूंगी कि नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब देखिए, अध्यक्ष मजबूत तो स्ट्रेटेजी ज्यादा, ये ज्यादा कांग्रेस के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती रहेगी कि सामने कौन है, किस पार्टी, क्योंकि लगातार आप तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। 34 साल का अध्यक्ष बन गया अशोक गहलोत, हाँ 34 साल का अध्यक्ष बन गया सचिन पायलट। युवाओं को और फिर तो ऐसे बने हैं, ऐसे 34 साल के बने कि अगर दूसरा कोई बनता है तो घिसड़ाई रगड़ाई कुछ 34 साल में बन गया, दूसरा 45 साल में नहीं बनना चाहिए, दूसरा 45 साल में नहीं बनना चाहिए, फिर घिसड़ाई रगड़ाई कोरोना वायरस सब आ जाता है। बीजेपी है और बीजेपी का नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी सब गौण है। देश की जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी है और देश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी, परिवारवाद और तुष्टीकरण वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। सीनियर लीडर आज रो रही कांग्रेस है। पार्टी के अंदर आपका लोकतंत्र खत्म। और लेकिन चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं, सुनिए तिवारी जी, जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है, ये तो कांग्रेस के लिए अच्छा है ना। फिर एक मिनट मदन जी, राजस्थान त्राही कराए, प्रयोगशाला मत बनाओ, ये मोदी का देश नहीं है। तिवारी जी, मेरा एक आग्रह है आपका, करोड़ लोगों का देश है। आप मोहनलाल तिवारी जी, मेरा एक आग्रह है, आप एक परिवार का मतलब लोकतंत्र। चलिए तिवारी जी, सर ठीक है, चलिए सर ठीक है। योगेंद्र गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि ये चुनाव के मद्देनजर जिस तरह देखा है, विधानसभा के चुनाव होने, ये अहम राज्यसभा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम की हम बात कर रहे हैं, अगर ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बार आप जीत चुके हैं, आपने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन ये और मुश्किल होता है जब दोबारा चुनाव हो, दोबारा आप जीत के साथ उतरे, मजबूती के साथ उतरे और फिर कमान इस बार किसी और के हाथ में, क्योंकि एक जो कहते हैं लाइन बड़ी खींची है जेपी नड्डा ने, उसे आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसको बढ़ाना आगे रहेगा, लेकिन एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि जो अनुभव और ऊर्जा है युवा की, उसको एक साथ लेकर आगे जाएंगे। अगर वहां पर मैंने कहा ना कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरपरस्ती में इनको तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, तो आगे भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है कि वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन और कांग्रेस विजन का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी अभी से सोच रही है कि आने वाले 25 साल के बाद हमें क्या करना है, उसी के तैयार में युवाओं को आगे लाना, ट्रेनिंग देना और उनको एक जगह पर बिठाना, तो वो पूरा मैसेज दे रहे हैं। जो बाकी राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे एक तरह से इनडायरेक्टली कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि मेहनत करिए, काम करिए, सत्ता में पार्टी को लाइए और उसके बाद में इसी तरीके से आगे बढ़ जाइए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कम से कम नितिन नबीन, जिन्हें माना जा रहा है कि नवीन सरताज बीजेपी के होंगे, कल नामांकन दाखिल करेंगे, 20 तारीख को सबके सामने वो नाम होगा और सबसे अहम है वो जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा एक लंबे अंतराल के बाद, और एक लंबा वक्त जेपी नड्डा ने दिया। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव जीतते गए हैं, बीजेपी ने परचम जीत कर लहराया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम नितिन नबीन करेंगे, अगर यही अध्यक्ष होते हैं तो, या फिर सामने निर्विरोध जीत कर आते हैं तो। लेकिन एक अहम बात जरूर है, बीजेपी के लिए भले ही सवाल उठाया जाए, लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हर वक्त वो चुनाव मोड पर रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका ये काम लगातार 365 दिन चलता रहता है। और अब जबकि अहम राज्य जिनके चुनाव होने हैं, और सामने 2029 की बात कर ले, दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, जहां पर जीत के साथ सत्ता में बीजेपी है, वापसी करने की तैयारी की बात कर ले, और इस लिहाज से कमान अगर बीजेपी सौंप रही तो ऐसे ही नितिन नबीन के हाथ में नहीं सौंपी जाएगी, और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, मास्टर स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो एक मजबूती के साथ बीजेपी को और मजबूत करना, साथ ही मैसेज देने, 2 मैसेज, एक तो युवाओं को मौका देती है पार्टी तो बीजेपी, दूसरी अहम बात कि किसी को भी मौका दे सकती है, उसके लिए आपको पंक्ति में सबसे आगे रहने की जरूरत नहीं है, पीछे पंक्ति से उठाकर भी आपके काम को, आपकी परफॉर्मेंस को देख के मौका दिया जा सकता है, और कम से कम नितिन नबीन उस लिहाज से एक उदाहरण जरूर बन जाते हैं। चलिए, बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।